नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर से एक विचारक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के हमारे थिंकर हैं प्लेटो। और अब हम बिना समय गंवाए प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो दर्शन शास्त्र एवं राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक है। इसके पूर्व किसी ने भी राजनीतिक दर्शन को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध नहीं किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का ऐसा प्रथम प्रवर्तक है, यानी ऐसा प्रथम प्रणेता है। इसके पूर्व किसी ने भी राजनीतिक दर्शन को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं किया था जैसा प्लेटो ने किया है। इसलिए हम इसको प्रथम प्रवर्तक कह सकते हैं राजनीतिक दर्शन शास्त्र के और राजनीतिक चिंतन के। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान कि एथेंस नगर में हुआ था। जब वह 20 वर्ष का था तो उसका संपर्क सुकरात के साथ हुआ। और प्लेटो सुकरात का शिष्य है, तो इसके राजनीतिक जीवन में सुकरात की ही छत्र छाया दिखाई देती है और इसका विचार भी सुकरात की तरह ही मिलता है। बल्कि इसने तो बहुत सारे संवादों को सुकरात को प्रमुख पात्र भी बनाया है। 388 ईस्वी में 388 ईसा पूर्व में उसने अपनी एक अकादमी का स्थापना किया। इस अकादमी में उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके गुरु सुकरात का पड़ा, यानी सुकरात से वे अत्यधिक प्रभावित हुआ, जिसकी यूनान के लोकतंत्रवादियों ने हत्या कर दी। उस समय यूनान में लोकतंत्र था। इन लोगों ने सुकरात के विरोधी होने पर सुकरात की हत्या कर दी और इस घटना ने उसके मन में लोकतंत्र के प्रति निंदा भर दी। और वो जो कि सुकरात का शिष्य था प्लेटो, तो प्लेटो ने देखा कि यूनान का जो लोकतंत्र है काफ़ी निंदनीय है। सुकरात के विरोध करने पर सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है। इससे वो बहुत ही दुखी हो जाता है और लोकतंत्र के प्रति घृणा करने लगता है। उसने संकल्प लिया कि लोकतंत्र को मिटा देना चाहिए और इसकी जगह सर्वाधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ लोगों का शासन होना चाहिए। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है तो प्लेटो काफ़ी इसे आगे देखते हैं। उसने अपने समय के अन्य विचारकों का भी अध्ययन किया। अब हम सुकरात के धन्यवाद में प्लेटो ने क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। प्लेटो लिखता है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं गैर यूनान के बजाय यूनान में जन्मा, दास के बजाय नागरिक के रूप में और स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में जन्म लिया। किंतु सबसे अधिक धन्यवाद मैं ईश्वर का करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुकरात के युग में जन्मा। इसलिए वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मैंने सुकरात के युग में जन्म लिया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है मेरे लिए कि मैं सुकरात का शिष्य बना। प्लेटो के दार्शनिक विचारों के आधारभूत तत्व क्या हैं? प्लेटो ने अपने जो राजनीतिक चिंतन में आधारभूत तत्वों को डाला है, तो उसका जो तत्व यानी शब्दावली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात वो करता है, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू इज़ नॉलेज। प्लेटो की व्याख्या में सद्गुण तथा ज्ञान एक ही वस्तु है। अतः मनुष्य को सद्गुण जीवन की प्राप्ति ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान नैतिकता है जो मानव को उत्तम बनाता है, अतः यहाँ सद्गुण है। प्लेटो बताता है जो सद्गुण है वह ज्ञान है, और अगर किसी व्यक्ति की नैतिकता में ज्ञान को डालते हैं तो ज्ञान व्यक्ति को सद्गुण बनाता है, और एक उत्तम नैतिकता के लिए व्यक्ति का सद्गुण होना आवश्यक है। अब हम इसी क्रम में दूसरी बात करते हैं जो उसका दूसरा वास्तविक तत्व है, वास्तविकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रियलिटी। प्लेटो कहता है वास्तविकता विचार में निहित होती है, ना कि वो हमारे खुले विचार में, यानी वो हमारे अंदर निहित होती है। जैसे कोई एक काला घोड़ा है और एक सफ़ेद घोड़ा है। वास्तविकता तो यहाँ है कि वहाँ एक घोड़ा है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काला है या सफ़ेद है। सिर्फ इतना हमें पता है कि वास्तविकता ये है कि वहाँ एक
घोड़ा है, इसलिए विचार हमेशा शाश्वत होता है। अब हम देखते हैं तीसरी बात क्या करता है प्लेटो। दर्शन तथा चिंतन का उद्देश्य सत्य की खोज करना है। जितना भी चिंतन प्लेटो ने किया है वो सोचता है कि वह सार्वभौमिक सत्य की ओर जाए। फिर चौथा है व्यक्ति तथा राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यानी आगे जब हम पढ़ेंगे तो प्लेटो बताता है जो व्यक्ति और राज्य का संबंध, यानी व्यक्ति और राज्य से एक दूसरे से संबंधित रहे, और व्यक्ति जो राज्य में प्रवेश करता हो या राज्य का नागरिक बनता हो वह व्यक्ति ज्ञानवान हो। ज्ञानवानों द्वारा शासित राज्य ही आदर्श राज्य है। यहाँ पे हम देखते हैं जो प्लेटो का राजनीतिक विचार है उसमें ये बताता है कि जो ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वो दार्शनिक शासन वही बनेगा जिसके पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा, और यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एक राज्य का संचालन करेगा। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में बात करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसमें वो बताता है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन में उसके आदर्श राज्य का ही झलक दिखाई पड़ता है। उसका आदर्श राज्य एक कल्पनित है जो संभवतः स्वर्ग का राज्य है। यह विचार रिपब्लिक में वह प्रस्तुत करता है। राज्य को आदर्श होने के लिए कैसा होना चाहिए ये रिपब्लिक में अपने वह बताता है कि एक राज्य को आदर्श राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके आदर्श राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए हम उसके आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला नंबर है आदर्श राज्य का शासन दार्शनिक शासकों द्वारा संचालित होगा जो विवेक का प्रधान होगा। इसने अपने आदर्श राज्य में ज्ञान को यानी शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है और ये बताता है कि एक राज्य का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है और उस शिक्षा के माध्यम से ही हम एक दार्शनिक शासक का चुनाव कर सकते हैं। और हम दूसरा देखते हैं आदर्श राज्य की शिक्षा शासकों के नियंत्रण और निर्देशन में होगी। उसका आदर्श राज्य स्वयं उसकी शिक्षा व्यवस्था की देन है क्योंकि शिक्षा ही शासकों को प्रशिक्षित करता है। यहाँ पे जो प्लेटो है अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है और वो कहता है जो शिक्षा होगी वो शासकों के नियंत्रण में होगी। और यहाँ ये भी देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही आदर्श राज्य की स्थापना भी होगी क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम शासक को चुनते हैं और प्रशिक्षित शासक ही राज्य का निर्माण करता है और ये जो राज्य होंगे आदर्श राज्य कहलाएंगे। आदर्श राज्य का न्याय स्तंभ उसकी न्याय की अवधारणा है। न्याय का आशय है प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करेगा एवं दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर प्लेटो ने अपने आगे व्यक्तियों के वर्ग को चिन्हित किया है और ये बताता है जो व्यक्ति का काम है अलग अलग व्यक्तियों को उनके शिक्षा के आधार पर बांटा गया है और व्यक्ति उन्हीं के आधार पर अपने कार्य को करता है। अब हम देखेंगे न्याय के सिद्धांत द्वारा एक आदर्श राज्य 3 वर्गों में विभाजित है। यानी एक आदर्श राज्य को प्लेटो 3 वर्ग में विभाजित करता है। सबसे पहला है शासक और दूसरा है सैनिक वर्ग, तीसरा है कृषक या उत्पादक वर्ग। ये राज्य में जो सामाजिकता है उसको 3 वर्ग में विभाजित करता है। शासक का क्या कार्य होगा? शासन करना। और दूसरा सैनिक वर्ग होगा जिसका काम है संरक्षण प्रदान करना। और कृषक या उत्पादक वर्ग जो साधनों के उत्पादन में कार्य करेगा यानी साधनों को बनाने में काम करेगा। व्यापारियों का काम, कृषक का काम, शिल्प वर्ग का काम, ये सब काम जो है उत्पादक वर्ग में आएंगे। इनका कार्य रहेगा उत्पादन करना। अब हम 5वीं विशेषता देखते हैं जिसमें प्लेटो बताता है आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण के सिद्धांत का पालन किया गया है। कार्यात्मक और विशेषीकरण का सिद्धांत ये प्लेटो का कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत है। इसका मतलब होता है जो लोग जिन कार्यों में दक्ष होंगे उनके लिए वही प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कार्यात्मक विशेषीकरण है। जैसे जो व्यक्ति जिन कार्यों में निपुण होगा
उन्हें वही कार्य करने के लिए दिया जाएगा, जैसे एक शासक को शासन करने का काम, और एक कृषक को कृषि करने का काम, और एक सैनिक को संरक्षण करने का काम दिया जाएगा। अब हम छठे पॉइंट यानी छठी विशेषता देखते हैं, जिसमें प्लेटो बताता है आदर्श राज्य में स्त्रियों का साम्यवाद की व्यवस्था रहेगी। आगे हम साम्यवाद का एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 2 से 3 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या बताया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का भाग है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत यानी रिपब्लिक कह सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक इसकी पुस्तक है प्लेटो की। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को बताया है। प्लेटो कहता है रिपब्लिक का दूसरा नाम ही न्याय से जुड़ा है। इस पुस्तक को संवाद शैली में लिखा हुआ है, जिसमें सुकरात इसका मुख्य पात्र है। प्लेटो अपने समय में यह अनुभव करता है कि हर तरफ अन्याय ज्ञान से श्रेष्ठ है, और एथेंस में तत्कालीन प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है उसमें बुराइयां हैं। इसमें ये 2 बुराइयों को देखता है। सबसे पहला अनभिज्ञता और दूसरा राजनीतिक स्वार्थवादिता। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को रिपब्लिक में दर्शाया है, और वो बताता है कि इसमें इसने संवाद शैली में रिपब्लिक को दिया है, प्रकाशित किया है। और ये जो सुकरात है, सुकरात को इसने प्रमुख पात्र माना है। और प्लेटो यह अनुभव करता है कि उस समय जो एथेंस है, एथेंस में जो तात्कालिक यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें 2 बुराइयां हैं। सबसे पहला उसने बताया अनभिज्ञता यानी ज्ञान की कमी लोगों में, और राजनीतिक स्वार्थवादिता यानी राजनीति के स्वार्थ बस में शासक द्वारा ढाया गया हिंसा। अब इसके निवारण हेतु प्लेटो बताता है, इसके निवारण हेतु योग्यता और एक रूपता को स्थापित करने का उद्देश्य रखता है, और इसके लिए वह विशेषीकरण और एकीकरण के सिद्धांत के लक्ष्य को रिपब्लिक में निरूपित करता है। इसके पहले हमने कहा विशेषीकरण किसको कहता है प्लेटो। तो विशेषीकरण का मतलब है कोई एक विशेष वर्ग को कोई एक विशेष कार्य ही सौंपना। न्याय ही वह आधार है जिस पर वह अपने आदर्श राज्य की नींव रखता है। न्याय ही वह आधार है जिस पर वह आदर्श राज्य की नींव रखता है। अब हम बात करेंगे कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, कौन कौन से इसने अपने न्याय सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत इसका है न्याय का परंपरागत सिद्धांत। यानी परंपरागत सिद्धांत के बारे में प्लेटो इसको कैसे खंडन करता है, देखिए। परंपरागत सिद्धांत वह न्याय है जो न्याय को सच बोलना, अपने ऋण को चुका देना एवं प्रत्येक व्यक्ति को उसका फल मिलना है। यानी ये जो परंपरागत न्याय का सिद्धांत है, इसमें जो संवाद होता है तो बताया जाता है कि सच बोलना और अपने ऋण को चुका देना, प्रत्येक व्यक्ति को उसका फल मिलना, ये परंपरागत सिद्धांत है। लेकिन प्लेटो इससे संतुष्ट नहीं होता और वो इसका खंडन करते हुए कहता है कि प्लेटो के इस न्याय में मित्रों के साथ भला और शत्रुओं के साथ बुरा, ऐसा सिफालिस और पोलीमार्कस कहते हैं। ये 2 संवादकर्ता हैं जो अपने संवाद में बताते हैं कि मित्रों के साथ भला और शत्रुओं के साथ बुरा करना चाहिए। लेकिन प्लेटो यहाँ पे खंडन करते हुए क्या कहता है, कहता है कि न्याय तभी हो सकता है, क्या पता जो मित्र हो वो शत्रु के रूप में हमारी मित्रता को निभा रहा हो और बाद में चल के हुए हमारे साथ मित्रघात कर सकता है। तो इसलिए वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मित्र दिख रहा है वह मित्र हमारा हो, बल्कि वो शत्रु भी हो सकता है। तो इसलिए ये न्याय का जो सिद्धांत है ये पूर्ण रूप से गलत है। फिर हम दूसरे न्याय का सिद्धांत देखते हैं। प्लेटो बताता है न्याय का उग्रवादी, क्रांतिकारी या आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। इसके 3 नाम हैं जो भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आप इन्हें पहचान सकते हैं। इसमें भी थ्रेसीमेकस एक संवाद करता है जो बताते हैं
शक्तिशाली का हित ही न्याय है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता राज्य में नीति है, इसलिए राज्य जो भी करता है वह न्यायपूर्ण है। और वो कहता है कि अन्याय न्याय से अच्छा है। और इसके प्रतिवादक हमने आपको बताया थ्रेसिमेकस है। इसमें ये कहता है जो शक्तिशाली होगा उसी के हित में न्याय होगा। जैसे कि राज्य एक शक्तिशाली संस्था है तो वह न्यायपूर्ण ही कार्य करेगा। तो यहाँ पे प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहता है नहीं, न्याय का मतलब ये नहीं कि अगर राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता है तो वो अपने हिसाब से कार्य करे और उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा न्यायपूर्ण हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि जनता के हित में कार्य करना ही न्याय है। अब हम इसी कड़ी में तीसरा न्याय का सिद्धांत देखेंगे प्लेटो का, जो यथार्थवादी या व्यवहारवादी या परिणामवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सामाजिक समझौते या जो सिद्धांत है या सामाजिक समझौते से पूर्व ये बताता है कि ये सामाजिक समझौते से पूर्व ना कोई राज्य था ना कोई न्याय था। इस प्रकार यह सिद्धांत यानी जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद जो न्याय होता है उस न्याय को वह भय का शिशु कहता है, यानी भय से लोग न्याय करते हैं क्योंकि यह कमजोर की आवश्यकता पर आधारित है। इसका भी प्लेटो खंडन करते हुए कहता है ये कमज़ोर वर्ग का ही आवश्यकता पर न्याय आधारित नहीं है, बल्कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की संरक्षण में ये न्याय को बनाया जाता है। इन तीनों सिद्धांत न्याय को बाह्य, व्यक्तिगत, कृत्रिम या परिवर्तनशील वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो का ये न्याय सिद्धांत आत्मा के अंदर की वस्तु है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो तीनों सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो संवाद करता है ये बताते हैं कि ये जो न्याय है बाह्य वस्तु है, व्यक्तिगत वस्तु है, कृत्रिम है, इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। लेकिन प्लेटो कहता है नहीं, न्याय का जो सिद्धांत है वो आत्मा के अंदर की वस्तु है, यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सार्वभौमिक यानी सभी के लिए ये न्याय का सिद्धांत है जिसमें सभी को न्याय मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि प्लेटो न्याय के दो रूप को बताता है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। तो पहले न्याय के रूप में हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 सद्गुण को बताता है जो व्यक्तिगत रूप में होता है। जैसे व्यक्ति 3 वर्ग का हो सकता है, पहला है विवेकशील, दूसरा है साहसी और तीसरा है संयम। यानी अब हम इसके वर्ग के बारे में यानी ये सामाजिक रूप में कैसे बटा हुआ है उसको देखते हैं। जो विवेकशील व्यक्ति होगा वो एक शासक के रूप में प्रदर्शित होगा यानी दार्शनिक राजा बनेगा, और जो साहसी होगा वो एक सैनिक वर्ग में विभाजित होगा, और जो जिसके पास संयम का धैर्य रखने का गुण होगा वो व्यक्ति कृषक, शिल्पकार या यूँ कह सकते हैं कि उत्पादक वर्ग बनेगा। अब हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है, कि प्लेटो ने जो अपने न्याय सिद्धांत दिए हैं उस पर लोगों ने अपने कैसे आलोचनात्मक विचार रखे हैं। तो सबसे पहला है देखते हैं, प्लेटो का न्याय कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है जो मनुष्य के कर्तव्यों तक सीमित रहता है। इसमें जो आलोचक होते हैं वो बताते हैं कि ये कोई कानूनी धारणा नहीं है बल्कि ये एक नैतिकता पर आधारित है जो मनुष्य के कर्तव्यों तक ही सीमित रह जाती है और ये आगे नहीं बढ़ती, ये सिर्फ मनुष्य के कर्तव्यों तक ही सीमित रहती है। दूसरा है कार्य विशेषीकरण से व्यक्ति की प्रतिभा का हनन होता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि कार्य विशेषीकरण में सिर्फ केवल एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक कार्य करने में पारंगतता हासिल तो होती नहीं, कोई एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो ये जो कार्य विशेषीकरण है इसके न्याय के सिद्धांत में ये लोग बताते हैं कि ये गलत है। अब हम तीसरा देखते हैं, केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर यह बल देता है, अधिकारों पर नहीं। ये भूल जाता है कि व्यक्ति का अधिकार क्या क्या है, उस पर ये कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये कहता है कि व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य हैं, व्यक्ति को इसको ध्यान देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी ये न्याय हो सकता है। अब हम देखते हैं चौथा,
प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो छोटे जनसंख्या वाले राज्यों में लागू हो सकता है, अत्यधिक जनसंख्या में ये लागू नहीं किया जा सकता, वरना ये बहुत ही समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम पांचवा, जो कि लास्ट है हमारा, पांचवा देखेंगे। सबसे अधिक दोषपूर्ण यह सिद्धांत है क्योंकि यह शासन सत्ता केवल एक वर्ग को देता है, अन्य को इससे वंचित रख देता है, इससे विद्रोह को बढ़ावा मिलता है। यह सत्ता जो है सिर्फ शासक को, यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा उसी को देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।